उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने पिछले क्लास का पूरा रिवीजन कर लिया होगा और अभी तक लाइफ साइंस में जितना हुआ है सब तुम लोग पढ़ चुके होगे। तो अब आगे का आज का क्लास हम लोगों का शुरू करूँगा मैं पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो अपना नोट निकाल के किताब कॉपी अपने पास रखो सब और तैयार हो जाओ। तो पिट्यूटरी हम लोग कल ऑक्सीटोसिन तक पढ़ चुके थे। हमने देखा था कि पिट्यूटरी के पिछले भाग से एंटीड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन ये दोनों निकलते हैं। अब पिट्यूटरी के बाकी जितने भी हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना ये सारे के सारे पिट्यूटरी के सामने के हिस्से से यानी अग्रपिंड से निकलेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहले पिट्यूटरी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पिट्यूटरी को देखोगे, अब तुम्हारे नोट में मैंने लिखा हुआ है पिट्यूटरी, उसके बाद स्लैश दे के मैंने लिखा है पीयूष, उसके बाद स्लैश दे के मैंने लिखा है हाइपोफाइसिस। इसका मतलब तीनों एक ही चीज़ के नाम है और तुम्हें भी इसी तरह से याद रखना है ताकि तुमसे किसी भी नाम के बारे में पूछा जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा क्या है। अब आगे देखो, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहुत आसान है। वज़न लगभग 500 मिलीग्राम है। ऐसे ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अब आगे देखो, यह अपने स्राव से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। मतलब सीधी सी बात है कि इसको हमने मास्टर ग्रंथि का नाम दिया था। मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना जो स्राव वो छोड़ेगा, वो बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की, उन ग्रंथियों पे जाएंगी और उन ग्रंथियों को बोलेंगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्या करना है मतलब तुम्हें कब हार्मोन निकालना है, तुम्हें कब हार्मोन नहीं निकालना है। अब ये पूरा का पूरा काम क्योंकि पिट्यूटरी कर रही है, बाकी सब ग्रंथियों को ये ऑर्डर दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गई, इनकी सबके लिए ये मास्टर हो गई। तो इस हिसाब से इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाने लगा। अब मैंने पहले क्लास में तुमको एक बार समझाया था, याद करो, कि पिट्यूटरी से अगर स्राव निकल रहे हैं और ये पूरे शरीर में, और ये याद रखो कि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका मतलब इसने खून में अपना स्राव छोड़ा है। तो खून में अपना स्राव छोड़ेगा तो खून तो सारे शरीर में सभी ग्रंथियों से होते हुए जाएगी। तो सभी ग्रंथियों से अगर होती हुई जाएगी तो पिट्यूटरी की ये जो स्राव है ये कैसे बताएगी कि कौन से ग्रंथि को क्या करना है। वो इस प्रकार बताएगी कि हर ग्रंथि के पास अपना अपना एक ताला रूपी एक रिसेप्टर होता है। याद रखो, ये एक ताले की तरह है। ठीक है, इतना तुम्हें इस बारे में पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी दिमाग में इतना होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर ग्रंथि के पास एक ताले की तरह होता है और पिट्यूटरी से जितने भी स्राव निकलते हैं ये चाबी की तरह अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी हैं। अब जाहिर सी बात है कि मान लो, एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि अगर पिट्यूटरी से कोई स्राव निकला, कोई एक हार्मोन निकला और वो हार्मोन निकला थायराइड ग्रंथि के लिए, लेकिन वो जो हार्मोन निकला था वो थायराइड से पहले वो किडनी तक पहुंच गया। तो अब किडनी को पता कैसे लगेगा कि ये मेरे लिए ऑर्डर नहीं आया है, ये तो थायराइड के लिए ऑर्डर आया है। तो सीधी सी बात है कि ये जो स्राव पिट्यूटरी से निकला था इसमें एक चाबी होती है, जो चाबी सिर्फ थायराइड ग्रंथि ही को ही खोल पाएगी, ये किडनी पे कुछ असर नहीं डाल पाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बन गया कि जो स्राव पिट्यूटरी ने छोड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्रंथि के लिए छोड़ा था, तो थायराइड ग्रंथि ही काम करेगी। तो इसी तरह से कई सारे और हार्मोन खून में छोड़े गए, तो जिस ग्रंथि के लिए जो हार्मोन छोड़ा गया सिर्फ उसी ग्रंथि पे वो हार्मोन काम करेगा। इतनी बात समझ गए? तो आगे देखते हैं कि इसका स्थान क्या है। स्थान देखो क्या लिखा हुआ है, मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्फिनॉइड अस्थियों से बने सेला टर्सिका नामक गुहा में। अब याद करो, मैंने सेला टर्सिका का नाम कल लिया था और हमने सीखा था कि सेला टर्सिका एक गुफा है जिसके अंदर पिट्यूटरी बंद रहती है। ठीक है, वो सुरक्षित रहती है। अब इस गुफा को किसी एक
ठोस पदार्थ से बना होना चाहिए। अब हमारे शरीर में ठोस पदार्थ मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में ठोस पदार्थ मतलब हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों को हम लोग शुद्ध हिंदी में अस्थियाँ कहते हैं। तो एक ऐसी ही हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्फेनॉइड अस्थियाँ। तो इसका मतलब एक ऐसी गुफा जो हड्डियों से बनी होती है जिसका नाम है स्फेनॉइड। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आया कि सेला टर्सिका कहाँ रहती है, तो सेला टर्सिका कहाँ रहेगी, मतलब सेला टर्सिका किससे बनी होती है, कहाँ रहती है नहीं, कहाँ किससे बनी होती है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा स्फेनॉइड अस्थियों से बनी होती है। और सेला टर्सिका कहाँ रहती है? सेला टर्सिका हमारे दिमाग के निचले हिस्से में रहती है। ऐसा सवाल आएगा नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, खैर छोड़ दो। अब देखो, पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलेंगे वो अब हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 करके मैंने जितने भी हार्मोन के नाम लिखे हैं ये सारे के सारे पिट्यूटरी से निकलेंगे। और निकलेंगे भी कहाँ से निकलेंगे? तो याद करो, ये पिट्यूटरी के सामने वाले हिस्से से निकलेंगे, क्योंकि पीछे वाले हिस्सा जो पिट्यूटरी का था उसने जितने हार्मोन निकालने थे निकाल लिए, मतलब हमने उनके बारे में पढ़ लिया। कौन सा था याद करो? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो पीछे वाले पिट्यूटरी का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब तुम अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को छोड़ दो और बाकी अभी जितने भी हार्मोन पढ़ोगे तो वो सारे के सारे आंख बंद करके क्या कहोगे तुम? सामने वाले यानी अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन हैं। तो सबसे पहला हमारा ऐसा हार्मोन कौन सा है? सबसे पहला हमारा हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, तो इस नाम का शॉर्ट फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, ACTH। एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही बार एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में ACTH लिखना, और फिर सारे पेपर में तुम ACTH लिखोगे तो तुम्हें कोई नहीं काटेगा तुम्हारा। यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर में भी वो लोग बहुत बार एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन पूरा नहीं लिखते हैं, वो लोग सीधा का सीधा ACTH लिखते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इसके बाद इसी हार्मोन के लिए नहीं, बाकी सारे हार्मोनों का भी ऐसा ही छोटा छोटा नाम दिया गया है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में क्या बताया गया है कि ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होती है। बात वही है, मैंने कहा था अग्रपिंड से स्रावित होगी। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं स्राव को नियंत्रित करता है। मतलब ये इसका कार्य बता रहा है। अब इसका कार्य बताने से पहले थोड़ा सा नीचे जो मैंने चित्र दिखाया है उसकी तरफ ध्यान दो, तब ये लाइन समझ में आएगा। ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगा, पहले चित्र समझ लेते हैं। अब चित्र में देखो, A नंबर वाला चित्र पहले देखो। A नंबर वाले चित्र में तुम देखोगे कि एक ऐसे बीन के दाने की तरह एक आकृति तुम्हें दिख रही है, वो किडनी है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, मैंने एरो डाल के वहाँ पे किडनी। अब इस किडनी के ऊपर देखो टोपी की तरह लाल रंग का मैंने उतारा है, वो एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक है, तो ये जो एड्रीनल ग्रंथि है, अब इसको थोड़ा सा अलग करके चित्र बी में देखते हैं। ये चित्र बी में एड्रीनल ग्रंथि को काटा गया है। ठीक है, अब काटने के बाद एड्रीनल ग्रंथि अंदर से इस तरह की दिखेगी। तो देखो, ये जो त्रिभुज दिख रही है, त्रिभुज के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने एरो डाल के लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। अब वापस इस लाइन में जाते हैं। इस लाइन में लिखा क्या है? इस लाइन में लिखा है कि एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं उसके स्राव को नियंत्रित करती है। मतलब एड्रीनल ग्रंथि नाम की एक ग्रंथि है, कहाँ पे है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। इस एड्रीनल ग्रंथि को कंट्रोल पिट्यूटरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मास्टर ग्रंथि है। तो इस एड्रीनल ग्रंथि को पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकाल कर। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलने से क्या हो रहा है? तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जाएगा सीधा एड्रीनल ग्रंथि के जो कॉर्टेक्स वाले भाग को देखो, उसको ये वृद्धि कराएगा। ठीक है, वही लिखा है, देखो मैंने, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि
एवं, और इसकी वृद्धि के साथ साथ और भी क्या कराएगा, एवं यहाँ से निकलने वाला जो स्राव है, मतलब एड्रीनल ग्रंथि खुद भी तो एक ग्रंथि है कि नहीं है, और ये एड्रीनल ग्रंथि अपना खुद का भी एक स्राव निकालेगा। तो वो कितना निकालेगा, ज़्यादा निकालेगा कि कम निकालेगा, ये कौन निर्धारित करेगा, पिट्यूटरी निर्धारित करेगी। तो इसका मतलब एड्रीनल ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ने क्या निकाला, उसने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकाला। अब बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, याद कैसे रहेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो पिट्यूटरी से निकला है और कंट्रोल किसको कर रहा है, एड्रीनल ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और एड्रीनल ग्रंथि के किसके वृद्धि में काम आ रहा है, कॉर्टेक्स को। अब इसका नाम पढ़ो, लिखा हुआ है एड्रेनोकॉर्टिको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एड्रीनल ग्रंथि का नाम भी इसमें लगा हुआ है और कॉर्टेक्स के ऊपर काम कर रहा है, सो कॉर्टिको भी लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। दूसरी बात, पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलेंगे वो सारे के सारे उनमें नाम में ट्रॉफिक लगा रहेगा, ट्रॉफिक, ठीक है। हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर नाम में ट्रॉफिक 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 ऐसा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं वहाँ पे ट्रॉफिक लगाना ज़रूरी है। तो हो गया बस काम ख़त्म। कि देखो अगर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकलता है और वो एड्रीनल ग्रंथि पे काम करता है जहाँ पे कॉर्टेक्स है और उसकी वृद्धि कराएगा, तो वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होना चाहिए। बस हमें यहाँ पे इतना ही समझना है। अब आगे चलो, आगे अब देखते हैं कि अगर ACTH हार्मोन यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो तो दो तरह के रोग हो सकते हैं। एक को कुशिंग का रोग बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे किताब में कशिंग क्यों लिखा हुआ है, जो जिस वैज्ञानिक के नाम से ये रोग पड़ा है उसको कुशिंग, हार्वी कुशिंग उसका नाम है, तो ये कुशिंग का रोग होना चाहिए था, लेकिन कशिंग रोग लिखा गया है। तो पेपर में मेरे ख्याल से अगर ठीक ठाक एग्जामिनर रहेगा तो उसको वो नाम पता होगा और वो कुशिंग का रोग लिखेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वहाँ पे कुशिंग का रोग भी लिख के दिया है तुम्हें, ठीक है। तो कुशिंग का रोग होता है, और ये कुशिंग के रोग में क्या होगा, कुशिंग के रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। ये होगा कि हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, और क्या होगा, और एक बात होती है, पेशियाँ शिथिल हो जाती है। पेशियाँ शिथिल मतलब हमारी मांसपेशियाँ ना ढीली ढीली हो जाती है, ऐसे मतलब लटकेगा नीचे, ऐसा लगेगा हड्डी के साथ जुड़ा नहीं है ठीक से, वो लटक रहा है नीचे, तो मांसपेशियाँ शिथिल हो गई, ठीक है। ये कुशिंग का रोग है। अब एडिसन का रोग देखो, एडिसन का रोग क्या कह रहा है, एड्रीनल ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में स्राव उत्पन्न नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ACTH अगर कम निकला तो अगर उससे एडिसन का रोग हुआ, तो एडिसन का रोग मतलब एड्रीनल ग्रंथि खुद अपना स्राव छोड़ नहीं पाएगी, ठीक है। मतलब उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई निकालो, ठीक है, अपना स्राव निकालो। तो इसका मतलब कमी हो गई, तो वो अब एड्रीनल ग्रंथि खुद नहीं निकाल पा रहा है, तो एडिसन का रोग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे कुशिंग का रोग और एडिसन के रोग के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कुशिंग के रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज तैयार होगा और पेशियाँ, मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएगी। और एडिसन का रोग मैंने कहा था कि एड्रीनल ग्रंथि को ही सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि भाई तुम अपना स्राव छोड़ो, तो वो एड्रीनल ग्रंथि वो कम मात्रा में या स्राव उत्पन्न ही नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में एडिसन का रोग हो जाता है। अब हमारा अगला हार्मोन आ जाता है, वो है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, जिसको इंग्लिश में वृद्धि हार्मोन माने वृद्धि यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको ग्रोथ बोलेंगे, और हार्मोन का हार्मोन, तो इसलिए इसका जो शॉर्ट नाम है वो कैपिटल G कैपिटल H यानी GH हार्मोन हो जाता है। अब देखो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया तुमको, ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक मतलब होता है पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, और वो भी कहाँ से निकलने वाले, सामने वाले पिट्यूटरी से। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अग्रपिंड से स्रावित होते हैं। अब मैंने ये नहीं लिखा है कि पिट्यूटरी का, क्योंकि हमको पता ही है कि ये पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो अग्रपिंड यानी सामने वाले भाग से निकलेगा। अगला लाइन क्या बोल रहा है,
शरीर के सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करती है। जाहिर सी बात है, वृद्धि हार्मोन है तो शरीर के सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करेगी, इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है। जिस कारण हड्डियां तथा मांसपेशियों में वृद्धि होती है। सीधी सीधी बात है, अगर तुम्हारा शरीर बढ़ेगा तुम्हारी हड्डियों को भी बढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारी हड्डियों को बढ़ना है तो उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है मांसपेशियों का, उनको भी बढ़ना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन क्या करेगा, हमारे शरीर में वृद्धि लाएगा, वृद्धि हड्डियों में आएगी और मांसपेशियों में आएगी। अब आगे, अब थोड़ा सा सोचो कि अगर हमें वृद्धि लानी है अपने शरीर में तो सिर्फ हार्मोन पैदा होने से होता है क्या? सिर्फ हार्मोन पैदा होने से नहीं होता है, थोड़ा बाहर से खाना भी पड़ता है, बाहर से थोड़ा सा मतलब खेल कूद करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी वृद्धि पे असर पड़ता है। तो बाहर से खाना मतलब क्या? बाहर से जो खाना हमें मिलेगा उसमें हमें अलग से कुछ पदार्थ मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पौष्टिक तत्व। और ये पौष्टिक तत्व कौन है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। और जब हम इन लोगों को खाएंगे, मतलब खाने के साथ जब ये लोग हमारे शरीर में आएंगे तो उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि गाड़ी में तेल डाला गया, अब तेल डाला गया है तो उसको जलाते हैं। ठीक है, मतलब वो इंजन उस तेल को जलाएगा, तेल को जलाने के बाद उससे ऊर्जा तैयार करेगा। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी खाने में उपस्थित ये जो पौष्टिक तत्व हैं इनको जलाता है एक तरह से। मेटाबॉलिज्म मतलब ही होता है जलाना। ठीक है, तो ये इसका मतलब अब हिंदी में क्या है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे चयापचय। ठीक है, तो चयापचय में सहायता करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर वृद्धि लानी है तो हमें हमारे शरीर में उपस्थित वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हजम करना पड़ेगा, उनको जलाना पड़ेगा, उनका चयापचय करना पड़ेगा। और इसमें भी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन मदद करता है, नहीं तो शरीर में वृद्धि नहीं आएगी। अब इससे होने वाले रोग दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ रोग बच्चों को होते हैं, कुछ रोग वयस्कों को होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को होने वाले रोग, बच्चों के होने वाले रोग में भी जब अधिक मात्रा में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बनेगा तो क्या होगा? देखो, बचपन में ही मान लो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन निकल गया। अब बचपन यानी हम लोगों का बढ़ने का उम्र होता है। कोई आदमी पूरी सारी ज़िंदगी बढ़ता नहीं है कद में। ठीक है, उसकी एक उम्र होती है 18 से 20 साल के तक, ये मतलब ये जो वृद्धि है ये चलती रहती है। अब ऐसे समय में बचपन में अगर मान लो कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकल गया तो क्या हो जाएगा? तो जाइगैंटिज़म हो जाएगा। याद करो, तुमने इंग्लिश में एक कहानी पढ़ी थी, सेल्फिश जायंट, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद आया होगा कि एक वो मतलब उसका गार्डन रहता है सेल्फिश जायंट का, वो वहाँ पे रहता है, बच्चों को आने नहीं देता है वगैरह वगैरह, ये सब था। तो जायंट से ही ये शब्द आया है, जाइगैंटिज़म। जायंट मतलब होता है दैत्य। और अगर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाए तो दैत्याकार आकृति मिल जाती है शरीर को, इसलिए अधिक स्राव जाइगैंटिज़म का कारण बनता है। तो याद रखने वाली वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जाइगैंटिज़म तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। बचपन में ही बढ़ते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन निकल गया तो बच्चा दैत्याकार आकृति ले लेता है। सीधी सी बात है। अब अगर इसकी कमी आएगी तो क्या होगा? कमी आएगी तो बौनापन आ जाएगा। बौनापन यानी उसको इंग्लिश में ड्वार्फिज्म बोलते हैं। जायंट का उल्टा ड्वार्फ होता है बौना, तो बौनापन। कमी आएगी तो बौनापन, बहुत आसान है। अब दूसरा वाला, बच्चों में तो हमने देख लिया, वयस्कों में क्या होगा? वयस्कों में हमें सिर्फ कमी वाला देखना है। अब थोड़ा सा सोचो, एक पूरा मतलब बढ़ा हुआ आदमी जिसकी वृद्धि पूरी हो चुकी है, उसमें अधिक स्राव होगा तो और वृद्धि हो पाएगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
तो थोड़ा सोचो कि आदमी पूरी उम्र तो बढ़ता नहीं है, बढ़ने के लिए सिर्फ सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन नहीं, कोश का विभाजन होना भी ज़रूरी है। तो अगर एक समय के बाद कोश का विभाजन ही रुक जाए तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन अगर अधिक मात्रा में आ भी जाता है तो भी वृद्धि नहीं होगी। इतनी बात हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इसका क्या हो सकता है, इसकी कमी हो सकती है, वयस्कों में इसकी कमी के कारण रोग आ सकता है जिसको कहा जाता है एक्रोमेगाली। ठीक है, यहाँ से नाम अब थोड़े से उल्टे सीधे शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि पहले वाला याद कर लेना। तो क्या है इसका नाम, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में होता क्या है, एक्रोमेगाली में यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हाथ पाँव निचले जबड़े लंबे हो जाते हैं, मतलब थोड़े से बड़े टाइप के लगते हैं। और क्या होते हैं, और देखो होंठ मोटे हो जाते हैं, तो इसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। अब यहाँ पे इतना ही था। अब देखो आगे हम लोगों को अगला हार्मोन क्या दिखता है, अगला हार्मोन दिखता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसका इंग्लिश नाम है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब अगर इंग्लिश नाम का शॉर्ट करूँ मैं तो TSH कहेंगे इसको। ठीक है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सर ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, ट्रॉफिक तो नहीं आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें सिखाया था कि ट्रॉफिक शब्द जहाँ पे भी आएगा तुम्हें लगना चाहिए कि वो पिट्यूटरी के अग्रपिंड से निकल रहा है। यहाँ पे ट्रॉफिक नहीं आया है। अब यहाँ पे ट्रॉफिक आया है, ट्रॉफिक आता है, लेकिन वो नाम तुम्हारे किताब में नहीं दिया है। और वो नाम मैं यहाँ पे तो थायरोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं इसको, लेकिन वो नाम मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अगर एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती पूछ लिया जाए तो याद रखना थायरोट्रॉफिक हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, और याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, वो किताब में नहीं दिया है, आने के चांस उसके कम हैं। अब इसके आगे के देखो, दिया हुआ है कि अग्रपिंड से स्रावित होता है। अभी तक जितने भी हैं वो अग्रपिंड से ही हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। इसके बाद क्या कह रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन ना एक ग्लूकोज और प्रोटीन के सम्मिलित रूप है। ठीक है, और ये जल में घुलनशील है। तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन क्या है, ये असल में ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज और प्रोटीन का सम्मिलित एक हार्मोन, एक केमिकल जो ग्लूकोज और प्रोटीन का मिला जुला कर बना है और वो पानी में घुल जाता है। कार्य क्या करेगा, कार्य इसका क्या है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करेगा। देखो ना लिखा हुआ है, इसका नाम ही समझा रहा है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। इसका मतलब थायराइड ग्रंथि के सामान्य वृद्धि को नियंत्रण करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, और आयोडीन का चयापचय नियंत्रण करेगा। ठीक है, अब ये आयोडीन की कमी से घेंगा, गले में ऐसे फूल जाता है गला। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो थायराइड ग्रंथि अगर आयोडीन को ठीक से वो शरीर में इस्तेमाल ना कर पाए ना तो वो घेंगा यानी गॉइटर होता है। तो देखो अब ये थायराइड ग्रंथि कब आयोडीन का चयापचय करेगी, जब उसको बोला जाएगा। कौन बोलेगा उसको, पिट्यूटरी जब बोलेगा। तो पिट्यूटरी थायराइड उत्तेजक हार्मोन को निकाल कर थायराइड को बोलती है कि भाई तुम आयोडीन का चयापचय करो, तब थायराइड आयोडीन का चयापचय यानी आयोडीन को जलाना शुरू करेगी, हमारे शरीर में उसको काम में लगाना शुरू करेगी। और यही कारण है कि यहाँ पे आयोडीन का चयापचय नियंत्रण होता है। तो दो चीज़ हो गई, थायराइड ग्रंथि का सामान्य वृद्धि हो गया और आयोडीन का चयापचय नियंत्रण हो गया। अब इसमें रोग क्या क्या हैं, फिर से वही फॉर्मूला, कमी के कारण कुछ रोग होगा और अधिकता के कारण कुछ रोग होगा। तो कमी के कारण क्या रोग होता है, देखो कमी के कारण फिर से वही देखो, कमी के कारण बच्चों में और वयस्कों में रोग हो रहा है। बच्चों में क्या रोग होगा, क्रिटिनिज्म कहते हैं, क्रिटिनिज्म। मैंने कहा था अब नाम गड़बड़ आने वाले हैं, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैं रट्टा लगाने के लिए लोगों को नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ कुछ की चीज़ें तो दुनिया में ऐसी है जिनका रट्टा लगाना पड़ता है। तो यहाँ से वो काम शुरू करना पड़ेगा कि कमी बच्चों में जब होगी तो क्रिटिनिज्म, और कमी जब वयस्कों में होगी तो मिक्सोडेमा।
ठीक है, ये याद रखना। तो बच्चों में कमी हो रही है तो क्रिटिनिज्म, वयस्कों में कमी हो रही है तो मिक्सोडेमा। अगर ये अतिरिक्त मात्रा में निकल जाए, अधिकता हो जाए, तो ग्रेव का रोग। ठीक है, अब याद करो, इसके थोड़ी देर पहले हमने दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से रोग पढ़े थे, कुशिंग का रोग और एडिसन का रोग। वो क्या था? वो दोनों ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की कमी से हो रहे थे, और यहाँ पे थायराइड उत्तेजक हार्मोन की अधिकता से ग्रेव का रोग हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि रिवीजन यहाँ पे कितना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो एक के साथ दूसरा पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, अब ट्रॉफिक देखो फिर से आ गया, ट्रॉफिक यानी सीधी सी बात है पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। गोनैडो, गोनैडो मतलब क्या? गोनैड मतलब होता है वो जगह जहाँ पर हमारे यौन शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, या डिम्बाणु बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गोनैड, गोनैड मतलब हमारे पुरुषों में भी होगा और महिलाओं में भी होगा। तो अब देखो ये कहाँ से निकला? अग्रपिंड से निकला। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सीधा सीधा अभी मैंने समझाया है कि ये कहाँ जाएगा? शुक्राणु, पुरुषों का शुक्राणु और मादाओं का डिम्बाणु, यानी नर के वृषण यानी टेस्टिस में। ठीक है, अब टेस्टिस क्या है? अब अपना किताब खोलोगे, अपना किताब ये वाला लेसन खोलो और पेज नंबर 11 में आओ। पेज नंबर 11 में आके देखोगे एक मनुष्य का चित्र बना हुआ है, जिसमें बाएं तरफ पुरुषों के लिए है और दाएं तरफ महिलाओं के लिए है। वहाँ पे देखो टेस्टिस लिखा हुआ है नीचे, एकदम नीचे, TESTIS, टेस्टिस। ठीक है, मतलब हमारे मूत्राशय के नीचे टेस्टिस यानी शुक्राशय रहता है। ठीक है, वो टेस्टिस है। अब मादाओं में यानी महिलाओं में क्या होगा? अंडाशय यानी ओवरी। ये ओवरी कहाँ है? दाएं तरफ, जहाँ पे महिलाओं के लिए चित्र है, वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे एकदम नीचे जो लिखा हुआ है वो है ओवरी यानी डिम्बाशय या अंडाशय। ठीक है, तो जब प्रजनन क्रिया करेंगे तो इन जगहों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सर सिर्फ हमें याद ये रखना है कि ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन दो कार्य करेंगे। एक है नर में विषण यानी टेस्टिस में जाके वहाँ पे कार्य करेगा, और मादा में अंडाशय यानी ओवरी में जाके वो कार्य करेगा। यहाँ पे कार्य क्या करेगा? इनकी क्रियाओं को प्रभावित करती है। देखो आगे मैंने लिखा है इनकी क्रियाओं को प्रभावित करती है, मतलब इनका जो काम है उसको ये प्रभावित करेंगे। अब ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन क्योंकि नर के लिए और मादा के लिए अलग अलग निकलते हैं, तो इसलिए इसके पूरे मतलब कुछ ग्रुप होते हैं। ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कोई एक अकेला हार्मोन नहीं है, झुंड है। ठीक है, अलग अलग तरीके के हार्मोन है, मुख्यतः 3 है। ठीक है, और लास्ट एक चौथा होता है। तो पहला क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, या तो फिर इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन ICSH। बहुत ज़रूरी है इन नामों को याद रखना। उसके बाद क्या है? लुटियोट्रोफिक हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन, और लास्ट वाला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। लास्ट वाला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, वो किताब में 4 प्रकार दिए थे और चौथा प्रकार लिखा नहीं था, तो मैंने लिख दिया, लेकिन वो याद रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। पहले 3 तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन तक कर चुके थे, जिसमें हमने 4 प्रकार देखे थे। उन 4 प्रकारों में से 3 प्रकार हमें पढ़ने हैं, चौथा प्रकार मैंने कहा था कि वो तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा गोनाडोट्रोफिक हार्मोन का जो आज का पहला विषय है वो है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं। तो देखो, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन ये एक ऐसा हार्मोन है जो मादाओं को और मादाओं में और नरों में दोनों पर प्रभाव डालता है। और प्रभाव कहाँ डालेगा?
तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है, तो इसका मतलब ये सीधा गोनाड में जाएगा। और गोनाड मतलब क्या होता है? गोनाड मतलब वो जगह होती है जहाँ पर हमारे लिंग और हमारा लैंगिक विकास, इन सब बातों पर ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ प्रजनन क्रिया के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मादाओं में क्या फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन में करती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो लिखा क्या है। मादा में ग्राफियन फॉलिकल के विकास तथा उससे एस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो शब्द है ग्राफियन फॉलिकल और उसके बाद एक और शब्द आया एस्ट्रोजन, ये अगर हमें समझ में नहीं आया तो ये विषय कठिन बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है क्या चीज़। तो अब देखो समझो, मादाओं का गोनाड मतलब क्या होता है? मादाओं का गोनाड मतलब ओवरी होती है। तो पेज नंबर 11 में याद करो, मैंने दाएं तरफ जो महिलाओं का जो चित्र है, महिलाओं का जो शरीर का चित्र, उसमें ओवरी कहाँ पे है स्थित वो दिखाया था। अब ये ओवरी बाहर से हमें नज़र नहीं आती है, ये शरीर के अंदर रहती है। और ये ओवरी में मतलब अंडाशय में यहाँ पे अंडा यानी ओवम या ओवा तैयार होता है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अब समझो कि जब भी एक अंडा तैयार होगा, ये अंडा तैयार होने का इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है लगभग महीना भर की। ठीक है, और सारे महीने में एक अंडा तैयार होके पूर्ण रूप से बनता है और बनने के बाद वो ओवरी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद एक विशेष स्थान है, एक नली है, जहाँ पे जाके ये अंडा इंतज़ार करता है। किस चीज़ का इंतज़ार करता है? ये इंतज़ार करता है शुक्राणु का, यानी एक पुरुष के एक शुक्राणु का, जो कि वहाँ तक पहुँचकर इसके साथ मतलब अंडे के साथ मिलकर एक बच्चा तैयार कर सकता है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये महीना भर की, इसमें अगर अंडा शुक्राणु के साथ नहीं मिलता तो ये जो अंडा है ये स्राव के माध्यम से या माहवारी के माध्यम से बाहर निकल आता है हर महीने, जिसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, इसको अब समझने के लिए नीचे के तरफ के चित्र को देखो। नीचे के तरफ तुम्हें जो चित्र मतलब ये जो गोल ग्राफियन फॉलिकल से जो तीर आके दिखाया है वो है ग्राफियन फॉलिकल। देखो ग्राफियन फॉलिकल लिखा हुआ है और लाल रंग का तीर नीचे आके दिखा रहा है हमें एक आकृति, गोल तरह की आकृति है। ये ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल इस प्रकार का दिखता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रहेगा कहाँ? ये ग्राफियन फॉलिकल रहता है ओवरी के अंदर, और ओवरी देखो मैंने नीचे उतारा है, ठीक, ग्राफियन फॉलिकल के नीचे। अब ध्यान से ग्राफियन फॉलिकल को देखो। इस गोलाकृति के अंदर एक छोटा सा गोला है जो कि असल में एक अंडा है जिसका विकास धीरे धीरे होगा ओवरी के अंदर। मतलब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंडा रहता है। अब देखो नीचे ओवरी का जो चित्र है वहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लगाए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये 1 2 3 4 ये नंबर दर्शाता है कि धीरे धीरे अंडे का विकास ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1 में छोटा रहता है, 2 में थोड़ा बड़ा होता है, 3 में और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 4 में ये पूरी तरह से बनकर ओवरी से बाहर आता है। ठीक है, जहाँ पर अब उसको बाहर आके फैलोपियन ट्यूब नाम की एक नलिका में, इतना तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है, उस नलिका में जाकर वो इंतज़ार करता है पुरुष शुक्राणु का। ठीक है, अब ये जैसे ही निकल गया उसके बाद 5-6 एक चलता रहता है। ये क्या है, ये इस पर थोड़ी देर बाद हम आएंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ग्राफियन फॉलिकल क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल का विकास कराएगा
ओवरी के अंदर। अब देखो ये बात आसान हो गई क्योंकि तुम्हें कहानी पता है कि पीछे क्या चल रहा है। तो अब तुम्हें ग्राफियन फॉलिकल नाम सुन के भी एकदम से अजीब नहीं लगेगा और ये याद कर रखने भी मुश्किल नहीं जाएगी कि ग्राफियन फॉलिकल का विकास हो रहा है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन से। अब आगे इसका अगला भाग देखो, तथा उससे एस्ट्रोजन का स्राव को नियंत्रित करता है। अब ये एस्ट्रोजन क्या है? ग्राफियन फॉलिकल एक अलग से हार्मोन निकालता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। अब ये एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो एक मादा को उसके अलग मतलब लैंगिक विकास में सहायता करेगा। लैंगिक विकास मतलब वेजाइना में बनने में, स्तन ग्रंथि बनने में मदद करेगा, ठीक है। और बाकी जो जितनी भी जैसे कि अब देखो जैसे कि नरों में क्या होता है, नरों में टेस्टोस्टेरॉन होता है तो मूंछें निकल आती है, दाढ़ी निकल आती है। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोजन मादाओं में ये स्तन ग्रंथि का विकास करेगा, वेजाइना का विकास करेगा, ठीक है। कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा भारी बना देता है। लड़कियों की कोहनी थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। लड़कों की देखना कोहनी बाहर की तरफ घूमी हुई रहती है, लेकिन लड़कियों की कोहनी अंदर की तरफ होती है। ये सब विकास मतलब एक महिला के शरीर का पूरा विकास एक महिला की तरह लगना चाहिए, उसी तरह से विकास एस्ट्रोजन करता है, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन मादाओं में ये काम कर रहा है। अब इस तरफ आ जाओ, नर में क्या कहानी हो रही है। देखो वृषण हमने पिछले क्लास में सीखा था कि ये क्या है, टेस्टिस है। फिर से पेज नंबर 11 में देखोगे टेस्टिस कहाँ है। टेस्टिस, अब ये टेस्टिस कहाँ रहता है? टेस्टिस हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, हमारे शरीर के बाहर मूत्राशय के नीचे रहता है। अब वृषण के, अब लाइन को देखते हैं, वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विकास को नियंत्रित करता तथा शुक्राणु का निर्माण करता है। हम लोग बात कर रहे थे नर में फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन की। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विकास को नियंत्रित करता है तथा शुक्राणु का निर्माण करता है। अब यहाँ पर नीचे वाले चित्र में आ जाओ। ये नीचे वाला चित्र ये एक टेस्टिस का चित्र है, लेकिन टेस्टिस के अंदरूनी भाग को हम लोग देख रहे हैं। टेस्टिस यानी वृषण के अंदरूनी भागों में अब देखो हमारा ये जो टेस्टिस रहता है ये एक बाहर से एक थैली के अंदर रहेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी नसें एक साथ बहुत जटिल रूप से पेंची हुई होती है एक दूसरे के साथ। अब ये जो नसें हैं ये इस तरह से पेंच लगाती हुई जाएगी और अंदर एक जाली बनाती है, और जाली ये ट्यूब बनाती है। ट्यूब यानी टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब मतलब नली बनाती है। तो ये कई सारी नलियाँ ऐसे फैली हुई होती है जो मैंने अंदर लाल रंग से दिखाया है। इन्हीं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल नहीं है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विकास को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को तो नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु मतलब क्या होता है? शुक्राणु मतलब होता है स्पर्म, यानी हमारा जो ये नर में जो प्रजनन क्रिया के लिए जो कोशिका की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन क्या काम कर रहा है। अब दूसरे में आ जाओ, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन, ठीक है। तो इसको LH भी कह सकते हैं और ICSH भी कह सकते हैं। अब इसका भी प्रभाव नर में और मादा में दोनों में पड़ेगा, और कैसे पड़ेगा देख लेते हैं। अब देखो मादा में क्या हो रहा है, अंडाशय से अंडा निकलने में सहायता करता है।
अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, याद करो, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंडा धीरे धीरे वो बढ़ रहा था और 1 2 3 4 ऐसे चौथे स्टेज में जाकर वो अंडाशय से बाहर आया था। फिर से चित्र को देखो, चित्र कहाँ है, ये जो हमने चित्र ओवरी का ग्राफियन फॉलिकल के नीचे बनाया था, 1 2 3 4 चौथे स्टेज में देखो वो अंडाशय से बाहर निकल रहा है। तो इसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें मदद कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन। अब ये दिमाग में ये चित्र छप गया तो तुम्हें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर है कॉर्पस लुटियम का निर्माण तथा उससे प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में सहायता करता है। अब ये नया नाम आ गया, कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम क्या है और उससे फिर प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, वो क्या है? अब देखो, फिर से उस अंडाशय के चित्र में आ जाओ, ठीक है, वही वाला अंडाशय का चित्र जहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। अब चौथे स्टेज के बाद 5वें स्टेज और 6वें स्टेज को देखो। यहाँ पर अंडा जब गर्भ ये ओवरी से बाहर निकल गया, उसके बाद 5 नंबर में वो जो बाहर निकला हुआ पदार्थ है, अब पीछे जो रह गया, छूट गया, जो पीछे है वो कॉर्पस लुटियम बन जाता है, ठीक है। और ये कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे अब बड़ा होगा, और बड़ा होगा किसकी मदद से बड़ा होगा? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से बड़ा होगा। वही हमने पढ़ा है कि कॉर्पस लुटियम का निर्माण करने में सहायता करता है। और उसके साथ साथ क्या करेगा? कॉर्पस लुटियम से, मतलब कॉर्पस लुटियम खुद अब एक हार्मोन निकालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर से ये वाला लाइन पढ़ो, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मादा में असर में 2 नंबर पॉइंट जो लिखा है वो वाला फिर से देखो। वो वाला क्या बोल रहा है कि कॉर्पस लुटियम का निर्माण करेगा तथा उससे प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में सहायता करेगा। ये बात अब तक साफ हो चुकी होगी, आशा करता हूँ। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नर में क्या असर पड़ता है देखते हैं। तो लिखा हुआ है क्या कि वृषण के इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करने में सहायता करता है। तो ठीक है, फिर से वृषण यानी चित्र में आ जाओ फिर से। अब वृषण के इंटरस्टिशियल कोशिका, इंटरस्टिशियल मतलब, बात का मतलब पहले समझ लो कि ये इंग्लिश शब्द है, और इंटरस्टिशियल मतलब होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बीच बीच में कहीं पे है, तो इंटरस्टिशियल। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था, मतलब ये जो लाल रंग की नसें मैंने दिखाई हैं ये वाला। अब इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई? इंटरस्टिशियल कोशिका। इसीलिए इस हार्मोन का नाम इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन भी रखा गया है, ठीक है। याद करो ICSH, तो वो इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन भी है, इसलिए इसका नाम, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, ठीक है। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों? क्योंकि मादा में वो कॉर्पस लुटियम बना रहा है। और इंटरस्टिशियल कोश उत्तेजक हार्मोन क्यों? क्योंकि वो नर में इंटरस्टिशियल कोशों को उत्तेजन दे रहा है। तो देखो, अब इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को उत्तेजित कर दिया, तो इंटरस्टिशियल कोशिका क्या करेंगे? इंटरस्टिशियल कोशिका टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करेंगे। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है? ये नरों के साथ जुड़ा हुआ हार्मोन है, जिसके कारण हमारे शरीर में पुरुषों वाले बदलाव आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकल जाना, जैसे कमर का चौड़ा होना, जैसे कोहनी का बाहर की तरफ मुड़ना, कंधे का चौड़ा होना। ये सारे के सारे बदलाव हमारे अंदर टेस्टोस्टेरॉन के अंदर लिए वजह से आते हैं। तो महिलाओं में जो हार्मोन 2 नाम हैं वो क्या है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और पुरुषों में जो हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। ये नाम आपस में मिलने नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि महिलाओं को भी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों तरफ के लोगों को लग रहा होगा कि ये जो हार्मोन है ये जितना हमारे शरीर में निकलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है। तो लड़कों को लग रहा होगा कि टेस्टोस्टेरोन निकलेंगे तो मतलब अच्छा खासा फ्रेंच कट वगैरह सभी रख पाएंगे और मतलब अच्छे से बहुत बॉडी वॉडी बना पाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से लड़कियों को भी लग रहा होगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से त्वचा में एकदम वो नाजुक सा ये आता है, त्वचा थोड़ी सी मतलब वो ज़्यादा गोरे रंग की लगती है, ये सब होता है। अब ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा होना कभी भी अच्छा नहीं है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। अब हम लोग शुरू करेंगे LTH हार्मोन यानी ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। तो ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन जो C नंबर पे मैंने दिया है उसका क्या लिखा है देखो, गर्भावस्था तथा दूधोत्पादन के समय स्तन ग्रंथि के विकास को उत्प्रेरित करता है। मतलब ये ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन महिलाओं के स्तन ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी गर्भावस्था आएगी तो स्तन ग्रंथि साधारण रूप से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और गर्भावस्था के बाद स्तनों में दूध का उत्पादन भी इसी हार्मोन के कारण होता है। बस यही दो चीज़ें हैं हमें इस हार्मोन के बारे में याद रखना है। अब आगे हम लोग थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि को तो देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे पहले है कहाँ पे, तो ट्रैकिया के दोनों तरफ दूसरे तथा चौथे कार्टिलेज रिंग के मध्य। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा पेज नंबर 11 में फिर से देखो, तुम्हें दिखेगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि लिखा हुआ कहाँ पे है, ये ऊपर से, मतलब ये जो चित्र है मनुष्य के शरीर का, ये ऊपर से देखना शुरू करो, तुम्हें पिनियल ग्लैंड दिखेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगा, उसके बाद थायराइड ग्लैंड दिखेगा, THYROIDGLAND, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, गले में दिख रहा है। अब देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब होता है गले की जो नली होती है उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। और इस नली में लिखा हुआ है दूसरे तथा चौथे कार्टिलेज रिंग के मध्य। अब कार्टिलेज क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। जो लोग नॉन वेज हो गए उन लोगों ने कभी कभी मांस मटन खाते समय उन लोगों को हड्डी, एक प्रकार की हड्डी होती है जो ऐसे चबाएंगे तो कच 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 करके बड़े आराम से चबा सकते हैं, नरम वाली हड्डी होती है, ऐसी हड्डियों को कार्टिलेज कहते हैं। जो लोग शाकाहारी हो उनको कार्टिलेज समझने में परेशान मत हो। हमारा जो कान है ये कार्टिलेज है, ये हमारे हड्डी से नरम है लेकिन बाकी जो मांसपेशियों से ज़्यादा सख्त है। तो इसका मतलब क्या है, कार्टिलेज एक ऐसा ऊतक है जो हड्डियों से नरम होगा और बाकी ऊतकों से वो सख्त होगा, तो कार्टिलेज इन्हें कहते हैं। अब हमारे गले की जो नली है, ये नली में कई सारे ऐसे गोल गोल रिंग की तरह कार्टिलेज लगे हुए हैं। ठीक है, तो ताकि वो नली जो है वो एकदम अपनी आकृति पकड़ के रखे। अब ये जो कार्टिलेज है इसमें कहाँ पे हमारा थायराइड ग्रंथि है, दूसरे और चौथे कार्टिलेज के बीच में ये थायराइड ग्रंथि रहती है। अब एकदम पूरी बात एकदम कांच की तरह साफ हो जानी चाहिए कि ट्रैकिया मतलब गले की नली, और गले की नली में वो जो कार्टिलेज गोल 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 है हमारा गले के नली को एकदम उसका आकार दे के रखने वाले, उसमें से दूसरे और चौथे नंबर के बीच में हमारा थायराइड ग्रंथि बैठा हुआ है। अब आगे, यह घनाकार कोशिकाओं से निर्मित फॉलिकल से बना है। घनाकार कोशिका मतलब क्या होता है, घनाकार कोशिका मतलब तुम लोग लूडो खेले होगे कभी, तो उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं जिस पे 1 2 3 करके लिखा रहता है, वो क्या है, वो घनाकृति की होती है। तुम लोग मैथ में करते हो कि एक घन में मतलब क्या, एक ऐसे डब्बे की तरह, चौकोर डब्बे की तरह जिसके 6 सतहें होती हैं।
तो इसको घनाकृति बोलते हैं। तो घनाकार आकार, घनाकार मतलब घन आकृति वाले कोशिकाओं से ये बना होता है। अब इन कोशिकाओं को फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था ग्राफियन फॉलिकल, वैसे ही ये भी एक प्रकार की कोशिका है जिनको फॉलिकल कहते हैं। तो घनाकार कोशिकाएं से निर्मित फॉलिकल से बना होता है। अब थायराइड ग्रंथि है, तो इसका मतलब ये ग्रंथि क्या करेगी, ये ग्रंथि हार्मोन निकालेगी। कौन सा हार्मोन निकालेगी? थायरॉक्सिन निकालेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि अब हम लोग जितने भी ग्रंथियाँ कर रहे हैं, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग वो वाले हार्मोन का, वो वाले ग्रंथियाँ कर रहे हैं जो कि आगे के मतलब पिट्यूटरी द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, और उनसे अलग अलग हार्मोन निकलेंगे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन से सबसे पहले हम लोग रोग एक तरफ दिया हुआ है, रोग की तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम लोग कार्य देख लेते हैं। तो कार्य में क्या है? कार्य में देखो, सबसे पहले सभी चयापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। अब चयापचयी क्रियाओं का नियंत्रण मतलब, चयापचयी मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। याद करो, हमारे शरीर में जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने को तोड़ के उससे ऊर्जा निकालने का काम उसी को हम लोग बोलते हैं चयापचयी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियंत्रण। बेसल मेटाबॉलिक रेट फिर से वही बात है, मतलब एक और दो पॉइंट जो है ना, वो लगभग एक ही बात कर रहा है कि हम लोग जो खाना खाएंगे उससे हमारे शरीर में बाकी जो क्रियाओं का नियंत्रण होगा, उसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। मेटाबॉलिक मतलब ही चयापचयी होता है। तीसरा, हड्डियों में वृद्धि होगी, यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद चौथा, तंत्रिका तंत्र के कार्य एवं हृदय की पेशियों के कार्य में सहायता। तंत्रिका तंत्र के कार्य को निर्धारित करती है, और दूसरा, हृदय के पेशियों के कार्य में सहायता करती है। हमारा हृदय जिसको हमेशा ब्लड यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो उसकी पेशियों के काम में भी ये सहायता करेगी। अब उसके बाद आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल के निर्माण में ये सहायता करेगी। ये सिर्फ यहाँ पे एक के बाद एक पॉइंट है, समझाने लायक कुछ नहीं है, इनको बस याद रखना है, यहाँ पे कुछ और हो नहीं सकता। आंत में ग्लूकोज का अवशोषण नियंत्रण। आंत मतलब हमारा इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, हमारी खाद्य नली, ठीक है, उसमें ग्लूकोज को वापस खींच लेने का में नियंत्रण करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं थायराइड ग्रंथि से निकले हुए थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन से जो रोग होते हैं उसका देखो, मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे डैश दे के मतलब एरो दे के वहाँ पे एक, हाँ, तो आगे की बात करते हैं। थायरॉक्सिन के कार्य में हम देख रहे थे कि ये क्या करेगा, ये सभी चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी वही चयापचयी क्रियाएं, उनका नियंत्रण करेगा। हड्डियों में वृद्धि ये करेगा, और तंत्रिका तंत्र के कार्य एवं हृदय की पेशियों के कार्य में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र, मैंने कहा था तंत्रिका तंत्र मतलब होता है कि वो तंत्र जो हमें एकदम अचानक से होने वाले परिवर्तनों से लड़ने में सहायता करता है। गर्म कोई चीज़ है, छू लो, फटाक से हाथ खींचना है, तो तंत्रिका तंत्र तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी आँख में अचानक से रोशनी पड़ी, आँख को बंद करना है, तंत्रिका तंत्र मदद करेगा। ठीक उसी तरह से हृदय की पेशियों को कार्य करने में सहायता करता है। हमेशा हृदय को खून पहुंचाने के लिए धड़कना पड़ता है, तो वो काम में सहायता करने के लिए थायरॉक्सिन बहुत उपयोगी है। लाल रक्त कणिका बनाएगा और आंत में ग्लूकोज का अवशोषण करेगा। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण करने में ये बहुत सहायक है। हमारे खून में ये आरबीसी क्या करता है, हम लोग इसके बारे में बाद में आने वाले विषयों में करेंगे।
और आंत में ग्लूकोज का अवशोषण, मतलब आंत मतलब हमारा खाद्य नली, उसके अंदर ग्लूकोज को वापस खून से बाहर खींच के अंदर लाना। ठीक है, ये इसके ग्लूकोज का क्या कैसे अवशोषण होता है ये आगे हम लोग अगले लेसन में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसका कार्य हमें इतना ही ऐसे याद रखना है। अब थायरॉक्सिन से होने वाले रोग, अब यहाँ पे देखो मैंने रोग पे ऐसे अल्फ़ा चिन्ह का निशान दे के रखा है, ऐसे तीर दे के अल्फ़ा चिन्ह। और मैंने तुमसे पिछले दिन जब नोट दिया था तो मैंने कहा था कि ये नोट में पुराने नोट के कुछ 2 फोटो है, वहाँ पे थोड़े से बदलाव करने हैं, तो तुम्हें करने थे बदलाव। और वो बदलाव में एक बदलाव कहाँ था? वो बदलाव में एक बदलाव था थायराइड उत्तेजक हार्मोन में जो रोग होते थे उनके अंदर मैंने ये अल्फ़ा चिन्ह लगाया था। याद करो, लाल तीर से मैंने दिखा भी दिया था कि वहाँ पे ये अल्फ़ा चिन्ह है लगा हुआ। तो यहाँ पे रोग में मतलब थायराइड उत्तेजक हार्मोन, पीछे आओ, पीछे के 3 नंबर पे मैंने लिखाया था थायराइड उत्तेजक हार्मोन, और उसके रोग में तुम्हें अल्फ़ा चिन्ह वापस जुड़ता हुआ नज़र आएगा। अब ये वाले जो रोग है वही वाले वो रोग हैं, मतलब थायरॉक्सिन से होने वाले रोग। मतलब एक ही बात है कि थायरॉक्सिन की कमी होगी तो बच्चों में क्रिटिनिज्म और वयस्कों में मिक्सोडेमा, और थायरॉक्सिन की अधिकता होगी तो ग्रेव का रोग। इस ग्रेव के रोग को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, भूल से भी सिर्फ गॉइटर नहीं बोलना है इसको, ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि गॉइटर एक अलग रोग है और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक अलग रोग है। हम लोग गॉइटर के बारे में इसी लेसन में आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ वापस मतलब कहाँ पे? थायराइड ग्रंथि हम लोग पढ़ रहे थे, तो थायरॉक्सिन के रोग में वापस आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का काम पूरा हो चुका है, हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे अगली ग्रंथि क्या है हमारे नोट में? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, सबसे पहले इसका स्थान देखें, ये कहाँ पर स्थित है? प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित है, मतलब हमारी जो दोनों किडनी है उसके ऊपर ये स्थित है। तो याद करो, हमने चित्र बनाया था एकदम पहले क्लास में, जो चित्र था वो चित्र में मतलब पुराना जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन लिखाया था 1 नंबर वाला, तुम नोट में वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें किडनी के ऊपर लाल टोपी की तरह एड्रीनल ग्रंथि बनी हुई नज़र आएगी। अब इसके अंदर मतलब फिर से एड्रीनल ग्रंथि का दूसरा पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। एड्रीनल ग्रंथि के दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है 2 तरह के ऊतक से बना है। 2 तरह के ऊतक से मतलब कौन कौन से? एक तीर दिखा रहा है कोर्टेक्स यानी बाहरी ऊतक, दूसरा तीर दिखा रहा है मेड्यूला यानी भीतर का ऊतक। फिर से एड्रीनल ग्रंथि के चित्र में जाओ, किडनी के ऊपर जो लगा हुआ था वो A नंबर वाला चित्र था, उसके साइड में जो चित्र बना हुआ है B नंबर वाले चित्र को देखो। चित्र में दिखाया गया है, मैंने दिखाया था कोर्टेक्स, और मेड्यूला कहाँ है? मेड्यूला मैंने देखो दिखाया है। तो हमें अब साफ साफ हो गया है कि ये जो पूरा का पूरा एड्रीनल ग्रंथि है ये 2 तरह के ऊतक से बना होता है, कोर्टेक्स से और मेड्यूला से। तो चित्र से साफ हो गया, हमारे दिमाग में आके बैठ गया। अब आगे इससे यानी एड्रीनल ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। फिर से एड्रीनल ग्रंथि में आ जाओ, वहाँ पे देखो एरो दे के ऊपर से नीचे तक लाके मैंने बताया है 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं? देखो यहाँ पे स्रावित होने वाले हार्मोन है एड्रीनलिन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन। अब ये दोनों यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को मिला दो तो हम लोग साइड में यानी दाएं तरफ एरो देके मैंने लिखा है दाएं तरफ यानी राइट साइड में जाओगे और देखोगे पढ़ोगे वहाँ पे लिखा हुआ है आपातकालीन हार्मोन, क्योंकि यह आपातकाल या दबाव में अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तुम किसी मुसीबत में पड़ गए, तुम्हारे एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलेंगे, ठीक है, और ये सम्मिलित रूप से इनको क्या कहा जाता है? अब नीचे
उसके इस चित्र के नीचे में देखो, मैंने नीचे की तरफ एरो दे के लिखा हुआ है, सम्मिलित रूप से इनको कैटेकोलामाइन कहते हैं। कैटेकोलामाइन शब्द पे ध्यान दो, ये शब्द तुम्हारे किताब में गलत सलत लिखा हुआ है, कैटेकोलामाइन कहते हैं। अब सीधा बाएं तरफ यानी लेफ्ट तरफ आ जाओ। अब इन हार्मोनों का क्या क्या काम है, एक के बाद एक, 1 2 3 4 करके मैंने लिखा हुआ है, देख लेते हैं। मैंने कहा था मुसीबत में पड़ोगे तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन निकलेंगे। तो मुसीबत में सभी कोई आ चुके होंगे अब तक अपने जीवन में, क्या क्या तुम्हारे शरीर में होता है वो सब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन बढ़ जाते हैं, हमारा दिल की धड़कनें बढ़ जाना, हमारी सांसें फूल जाना, ठीक है, ये सब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। उसके बाद पेशियों में संकुचनशीलता, उत्तेजना आना, आँख का तारा बड़ा हो जाना, एकदम से आँख की जो गोले हैं वो बड़े हो जाते हैं। अश्रु ग्रंथि का स्राव, मतलब बहुत उत्तेजना में आ गए तो कोई रो पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसी में कोई रो पड़ता है, रोंगटे खड़े हो जाना। यकृत से ग्लाइकोजन को विखंडित कर रक्त में शर्करा बढ़ा देता है। यकृत से ग्लाइकोजन को विखंडित कर रक्त में शर्करा बढ़ा देता है। यानी इसको आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे कि यकृत यानी लिवर में ग्लाइकोजन बनता है और उसका फिर उससे हम लोगों के शरीर में शुगर यानी शर्करा, ठीक है, चीनी की मात्रा बढ़ती है, घटती है। तो यहाँ पर ये जो 2 हार्मोन निकले ना, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही ग्लाइकोजन को विखंडित करते हैं। मतलब लिवर से एक चीज़ निकलती है जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, उस ग्लाइकोजन को तोड़ने पर चीनी यानी हमारे शरीर में शर्करा बढ़ता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम, ग्लाइकोजन का तोड़ने का काम कौन करती है? ये दोनों, यानी कैटेकोलाइन हार्मोन या तो फिर आपातकालीन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन ही करते हैं। तो ये ग्लाइकोजन निकला कहाँ से, ये भी याद रखना, ग्लाइकोजन निकला कहाँ से? यकृत से निकला। और इसको तोड़ा किसने? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों हार्मोनों ने तोड़ा। इसको बस अभी इतना दिमाग में रखो। आगे, लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करती है। अब ये लिपिड और प्रोटीन क्या है? ये भी हमारे शरीर में खाने के कारण आते हैं और इनको भी तोड़ के चीनी यानी शर्करा बनाया जा सकता है। तो जब भी चीनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें ये एड्रेनलिन मदद कर देगा। तो लिपिड और प्रोटीन को भी विखंडन करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ के इसमें से भी चीनी निकालेगा। वो यहाँ पे ये वो काम भी करता है। और 7वां नंबर, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के तापमान को वो नियंत्रित करेगा, वो ताकि एक ही जगह पे रहे, उस तापमान में गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे ही ख़त्म होता है।